अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है हम सब के। होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की जो वीडियो है वो बनानी है इस चीज़ के ऊपर कि कौन सा इनटेक यूके का आपके लिए बेस्ट है, यानी किस इनटेक में आपको यूके के अंदर आने चाहिए। तीन इनटेक हैं जिनमें से दो मेजर हैं और एक छोटा सा इनटेक है। मेजर इनटेक में सबसे पहले नंबर पे आता है सितंबर इनटेक, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 90 से 99% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन ओपन होते हैं और उनमें तकरीबन हर किस्म का कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। यानी बहुत ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं कि आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक आता है दूसरे नंबर पर, सबसे बड़ा सितंबर इनटेक है, उसके बाद जनवरी इनटेक आता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो होती हैं उसमें आपको जो है वो एडमिशन मिल सकता है। कोर्सेज भी आपको लातादाद देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एक दरमियान में आता है छोटा सा इनटेक, अप्रैल मई या जून इनटेक उसको आप कह सकते हैं। इसमें बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके एडमिशन जो है वो ओपन होते हैं और फिर उनमें बहुत ही लिमिटेड जो है वो ऑप्शन होते हैं आपके लिए कोर्सेज़ के। कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें किसी एक कोर्स में एडमिशन ओपन है, किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो कोर्सेज में एडमिशन ओपन होते हैं। यानी बहुत ही छोटा सा और लिमिटेड सा जो है वो इनटेक होता है। इसमें आपके कैश आने के भी चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सितंबर और जनवरी इनटेक। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बता दूँ कि कौन सा इनटेक जो है ये आपके लिए बेस्ट है और फिर टोटल कास्ट इसकी आप पे कितनी आती है। ये भी एक बड़ा मसला है कि हम जब पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में होते हैं, जब मैं अपनी भी बात करूं तो मैं उधर था तो ये बड़ी टेंशन थी, क्या हमारे कितने पैसे टोटल लग जाते हैं जब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और यूके पहुंचने तक हमारे कितने पैसे लग जाते हैं, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन होता है हमारे दिन में। तो मैंने सोचा इस पर एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि कितने जो है वो टोटल आपके पैसे लग जाएंगे और जो है आपकी कौन सा इंटेक आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले यार इंटेक की बात करें, इनटेक में आपने देखना होगा सबसे पहले सितंबर की बात करें। सितंबर में जो है वो आपने जाहिर बात आपके पास ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो आपने अपनी चॉइस देखनी होती है। चॉइस में क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी आ जाती है, आपका कोर्स आ जाता है। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी देखनी है कि आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है, उसमें एडमिशन आपको मिल रहा है, जी मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना कोर्स देखना है कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स जो है रिलेटेड जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ वो कोर्स अवेलेबल है या उस कोर्स में एडमिशन ओपन है, जी ओपन है। तो वो इनटेक आपके लिए सबसे बेस्ट है, चाहे वो सितंबर इनटेक है, चाहे जनवरी इनटेक है, चाहे मई जून इनटेक है। इससे हट के अगर बात करें, जब आप सितंबर इनटेक में इधर आते हैं तो जाहिर बात है हमारे जो कंट्रीज होते हैं उनका मौसम जो है वेदर वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो सितंबर इनटेक के बाद इधर सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट ये पड़ता है जब हम इधर आते हैं तो मौसम एकदम से चेंज होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा खुद को कवर करना होता है। तो इसमें जो है आते ही आपको सर्दी का सामना करना पड़ता है। जनवरी टेक की अगर बात करें तो जनवरी जब आप इधर आते हैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसमें भी थोड़ा बहुत यही इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर मई जून की बात करें तो उसमें मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है। जब आप अपने कंट्री से आते हैं उधर में भी तकरीबन मौसम नॉर्मल हो चुका होता है, सर्दी जा रही होती है और इधर भी यही सीन होता है, सर्दी जा रही होती है, मौसम जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल अपनी नॉर्मल जो कंडीशन पे आ चुका होता है। तो उसमें आपको इतना ज़्यादा वेदर के हिसाब से किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये इसके अलावा आप मैंने बताया कि आपको कोर्सेज की चॉइस होती है, आपकी यूनिवर्सिटी की चॉइस होती है। तो जाहिर बात है सितंबर इनटेक में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जनवरी में उससे थोड़े कम होते हैं और मई जून इनटेक में जो है वो उससे भी कम होते हैं। तो अगर आगे मई जून इनटेक आ रहा है, आपको ना आपकी यूनिवर्सिटी मिल रही है ना आपको कोर्स मिल रहा है, तो बजाय गलत यूनिवर्सिटी में आने के, बजाय गलत कोर्स में आने के और उस कोर्स में जिसकी फ़ीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे बेहतर यही है कि आप सितंबर इनटेक का वेट कर लें। आपके लिए ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फ़ीस के ऑप्शन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्कॉलरशिप आपको अच्छी मिल सकती है। क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ीस वाला कोर्स जो है वो चूज़ करके आ जाते हैं जिनकी 17,000 18,000 फ़ीस जो होती है, तो इधर आके हमारे लिए मुश्किल होती है। कोशिश करें जितनी कम फीस हो सके वो कोर्स चूज़ करें, यानी अपने रिलेटेड कोर्स चूज़ करें, लेकिन फ़ीस का भी ख्याल रखें। जो एवरेज फ़ीस है 12 से 14,000 पाउंड तक हो, इससे फ़ीस ज़्यादा ना हो और उसका भी जो है वो आपने 50 से 60% जो है कम से कम अपने कंट्री से इनिशियल डिपॉजिट पे किया हो।
इसके बाद आते हैं टोटल कॉस्ट की तरफ। टोटल कॉस्ट जाहिर बात है यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोर्स पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें, कोई ना कोई आपने टेस्ट देना होता है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। कोई ऑक्सफोर्ड टेस्ट होता है, आइट्स होता है, पीटी होता है, लैंग्वेज सर्ट होता है। तो उसका जो है वो आपने टेस्ट देना होता है, उसकी जो $200 फीस होती है। इसके अलावा जो आपके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने जब टेस्ट दिया था, लैंग्वेज सेट मैंने दिया था, तो मेरी 1,15,000 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ मेरे लगे थे टेस्ट के ऊपर, जो कि मैंने टेस्ट अपने कंट्री से दिया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस आती है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो मैंने इनिशियल डिपॉजिट 5,000 पाउंड पे किया था। उस टाइम जो है इनिशियल डिपॉजिट मिनिमम 5,000 पाउंड था, तो मैंने वो ही पे कर दिया था। तो वो जो है उस टाइम जब पाउंड का रेट भी था, तो वो था 255 से लेके यानी 250 255 इतना रेट चल रहा था। आजकल तो जो है वो 355 यानी 100 रुपये जो है वो एक पाउंड के पीछे ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम जो है वो मेरे 13 लाख पाकिस्तानी रुपये लगे थे फ़ीस के ऊपर। तो आज जारी बात है वो तकरीबन अगर आप 5,000 की बात करें तो वो कम से कम 18 लाख बन जाएंगे आपके, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपने देखना है कि जितनी आप फ़ीस दे रहे हैं उसके मुताबिक आपके कितने पैसे बनेंगे। और मैंने बताया कि आपने कोशिश करनी है फ़ीस आज के हालात के मुताबिक 60, 50, 60, 70% जो है अपने कंट्री से कम फीस जो है वो पे करके आएँ। इसके अलावा टीबी टेस्ट होता है, वो 10, 11, 12 हज़ार रुपये लगते हैं। ये एक नॉर्मल से पैसे लगते हैं, उधर अपने कंट्री से अपने करवाना होता है। इसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो उस टाइम जब मेरी लगी थी वो तकरीबन 1,03,000 रुपये लगी थी, क्योंकि उसका पाउंड जो है वो कम था। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस भी जो कम थी। अभी जो है वीज़ा फ़ीस उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, 35% वीज़ा फ़ीस जो है वो उनने इंक्रीज़ कर दी है। तो उसके मुताबिक जो है वो आपने फ़ी पे करने हैं, जो भी उस टाइम पे आपकी फ़ी चल रही होगी। इसके बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने जो है वो 2 साल की पे की थी, यानी 1 साल की तकरीबन 1,12,13,000 बनती थी। मैंने 2 साल की थी तकरीबन, सॉरी 1 साल की मेरी बनती थी 1,60,000, और 2 साल की मैंने तकरीबन 3 से 3.5 लाख के दरमियान मैंने पे की थी। अभी जो है वो IHS की फ़ी भी इंक्रीज़ हो गई है। 6 फरवरी से जो है वो इंक्रीज़ होने जा रही है, यानी कल से जो 1-2 दिन के बाद डेट आने वाली है उसमें जो है वो फ़ी इंक्रीज़ होने जा रही है। तो उसके मुताबिक जो है वो आपने फ़ी पे करनी है। अगर उससे पहले आपने फ़ीस फाइल कर दिया तो वो कम आपकी फ़ी लगेगी, यानी 635 पाउंड के करीब लगेगी, या इतनी 624 जितनी भी है। इसके बाद जो है वो 1,035 पाउंड जो है वो आपकी फ़ी होने वाली है पर ईयर। तो उसके मुताबिक जो है वो आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो जब आप फ़ी पे करते हैं, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं, तो उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कुछ फ़ीस लगती है। तो वो मेरी उस टाइम के मुताबिक जो है वो 17,000 के करीब फ़ी लगी थी। ये भी मैंने इसके अंदर ही इंक्लूड की है। कंसल्टेंसी फ़ी की बात करें, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं। 30-40 हज़ार से शुरू होकर 1.5-2 लाख तक भी लोग पैसे लेते हैं। तो मैंने अपने कंसल्टेंट को जस्ट 30,000 दिए थे, 30,000 दिए थे, तो वो मेरे इतने ही कम पैसे लगे थे। इसके बाद बायोमेट्रिक करवाई थी, डॉक्यूमेंट स्कैन करवाए, बायोमेट्रिक करवाई, सारा कुछ करवाने के बाद जो उस दिन मेरे एक्सपेंसेस हुए थे वो तकरीबन 20,000 के करीब पाकिस्तानी रुपीज़, उनमें जो है वो पैसे मेरे लग गए थे। इसके बाद शॉपिंग वगैरह जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी की थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं थी की। ऑलरेडी मेरे पास पहले जो है वो कपड़े मौजूद थे, तो मैंने थोड़े बहुत जो है वो नई चीज़ें नहीं थी। तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो मैंने जस्ट शॉपिंग की थी, इतनी ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं थी की। तो शॉपिंग सिर्फ मैंने 50,000 तक की थी। टिकट जो है वो मुझे बहुत ही सस्ती मिल गई थी। नॉर्मल जो है वो टिकट की रेंज 1.5 से 2 लाख कम से कम चल रही थी, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले थे ट्रैवल एजेंट, मेरे फैमिली फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने जो है टिकट पहले ऑलरेडी बुक करवा ली थी तकरीबन 20 से 30 दिन पहले। तो मुझे 85,000 की टिकट पड़ गई थी। तो बहुत ही सस्ती जो है मुझे कतर एयरवेज की टिकट मिल गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो करेंसी एक्सचेंज जो मैंने करवाई थी उस टाइम के मुताबिक, जब इस सारे प्रोसेस के दौरान जो पाउंड का रेट था वो इतना ऊपर चला गया था कि 300 से लेकर 305 पाउंड तक, यानी 40-50 रुपये एक पाउंड के पीछे जो है वो सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर रेट ज़्यादा हो गया था। तो जो मैंने करेंसी उस टाइम चेंज करवाई, सिर्फ मैंने 1,000 पाउंड की चेंज करवाई थी, क्योंकि मेरे दोस्त इधर जानने वाला मौजूद था, मेरी जॉब इधर अरेंजमेंट हो गई थी, मेरी अकोमोडेशन की अरेंजमेंट हो गई थी। तो इसलिए जो है वो मैंने इतने ही पैसे चेंज करवाए थे। लेकिन आपने जब इधर आना है तो आपने कम से कम अपने साथ 2,000 से
2500 पाउंड आपकी जेब में होना चाहिए अगर आपने इधर सर्वाइव करना है, क्योंकि आपने इधर आके जॉब ढूंढनी है, अकोमोडेशन के जो है वो आपको डिपॉजिट देना पड़ सकता है, फिर एक मंथ का रेंट 600-700-800 पाउंड आपने ये देना है, फिर अगर जॉब खुदा ना हारता एक मंथ नहीं मिलती, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपने रेंट अपना पे करना है, तो कोशिश करनी है 2000-2500 पाउंड कम से कम आपने अपने साथ लाजमी लेकर आना है। तो ये जो टोटल मेरी कॉस्ट थी उस टाइम के मुताबिक वो तकरीबन 24 लाख के करीब पैसे मेरे लग गए थे पाकिस्तानी रुपये। मैं फिर बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है, फ़ीस मेरी बहुत ज़्यादा कम थी, टिकट मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ती हो गई थी, इंश्योरेंस जो फ़ी है वो कम लगी थी, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो उस टाइम कम लगी थी, इसके अलावा टेस्ट आप कितने आपके पैसे लग रहे हैं, इसके अलावा शॉपिंग आप अपने मुताबिक कितने की कर रहे हैं, कंसल्टेंसी फ़ी आपकी कितनी हो रही है। मेरे उस टाइम 24 लाख लगे थे, तो आज की डेट में अगर आपकी बात करें तो कम से कम आपका जो है वो 35 लाख तक कम से कम इजीली लग सकता है। कम से कम ये आपने जो है वो अपने ज़हन में रखना है। स्टेटमेंट की मैंने अभी बात नहीं की, स्टेटमेंट मेरी अपनी थी जिसके जो है वो मुझे चार्जेस नहीं थे पड़े। अगर आप स्टेटमेंट किसी से बनवा रहे हैं तो जाहिर बात है उसके के भी आपने जो है वो कम से कम 5 बिलियन की अगर आपने स्टेटमेंट बनवानी है तो 5 लाख तो कम से कम आपको उसका पे करना पड़ सकता है। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, फिर वो डिपेंड करता है। तो कोशिश आपने करनी है कि वो भी अगर किसी से इस तरह की अरेंजमेंट हो जाए कि पैसे उसके ना देने पड़े, बहरहाल इंसान मजबूर होता है, उस टाइम देने पड़ भी सकते हैं, तो वो आपके जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुए तो 35, 40, 45 लाख तक आपका जो है वो खर्चा आ सकता है। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी यूके की बन सकती है इतनी। ये मैंने एक एस्टिमेटेड बताया है, टोटल मेरी कॉस्ट इतनी आई थी, लेकिन ये 2023 जनवरी की बात है, तो अभी पूरा 1 साल गुजर चुका है। इसके बाद अगर आप मई जून इनटेक की बात करें, सितंबर की बात करें, तो एक्सचेंज करेंसी का जो है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, फीस आपकी कितनी होती है वो डिपेंड करता है। तो मैंने एक एस्टिमेट आपको दे दिया है, इतने आपके पैसे लग सकते हैं। तो यार यही थी एक छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा कि एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं टोटल कॉस्ट के रिलेटेड, इनटेक के रिलेटेड कि कौन सा इनटेक आपके लिए बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।